हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुलेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सीआरपीसी और बीएनएसएस का तुलनात्मक अध्ययन वाली सीरीज़ का प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें से अब तक अध्याय 2 पढ़ाया जा चुका है। आज हम अध्याय 3 शुरू करने वाले हैं। यह अध्याय का नाम न्यायालय की शक्ति है। इसमें हम न्यायालय की शक्तियाँ बताएंगे और ये अध्याय धारा 21 से लेके धारा 29 तक में प्रावधानित है, 21 से लेकर 29 तक। तो इसकी धारा 1 जो कहती है वो कहती है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय, यानी कि वे कोर्ट कौन कौन से हैं जिनके द्वारा अपराधों का ट्रायल किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, इसमें धारा 21 आती है। इसमें बताया गया है कि इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय न्याय संहिता के अधीन जो भी अपराध किए गए हैं उनका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा या सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसको प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे 3 न्यायालय निकल के आए, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय जिसे प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। परंतु यहाँ पे एक प्रोविज़ो भी है। इसमें बताया गया है कि अगर धारा बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी महिला पीठासीन है। ये जो धाराएं हैं ये रेप से संबंधित धाराएं हैं। महिलाओं से संबंधित अगर ये रेप कमिट किए गए हैं तो ऐसी दशा में इन अपराधों का विचारण वहाँ किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि जहाँ महिला जज हो, जो महिला है वो जज होनी चाहिए। तो ऐसी कोर्ट में इन अपराधों का विचारण किया जाएगा। ये एक प्रोविज़ो ऐड है। अगला देखते हैं, हमने बीएनएस के अधीन देख लिया। सेकंड क्लॉज में बताया गया है कि अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब किसी विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तो उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार वहाँ पे उल्लिखित नहीं है तब उसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा। तो बताया गया 2 कोर्ट बताए गए, या तो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसका विचारणी होना प्रथम अनुसूची में बताया गया है। तो इस तरह से ये धारा हमने देख ली कि अगर बीएनएस के अधीन अपराध किया गया तो उसका जो ट्रायल होगा वो हाई कोर्ट करेगी या सेशन कोर्ट करेगी, या जो प्रथम अनुसूची में बताया गया वे कोर्ट कर सकती है। और अगर महिला से संबंधित अपराध किए गए हैं, यानी कि रेप से संबंधित अपराध हुए हैं, जो धारा यहाँ पे बताई गई उन धाराओं में अपराध हुआ है, तो वो ऐसे दिशा में ऐसी कोर्ट में ट्रायल होगा जहाँ की जो जज महिला है वो कोई महिला हो, पीठासीन अधिकारी महिला हो। अन्य विधियों में तो जो उसमें बताया गया वो किया जाएगा, नहीं तो उच्च न्यायालय द्वारा ये जो प्रथम अनुसूची में बताया गया। ये हमारी धारा कंप्लीट हो गई। अगली धारा पे बढ़ते हैं। धारा 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा नंबर भी और अंदर के क्लासेस भी। इसके 2 क्लासेस हैं 22 में। बताया गया दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। क्लियर, गुड। सेकंड क्लास बताता है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। परंतु अगर किसी न्यायाधीश द्वारा, यानी कि अपर न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश मृत्यु दंड दे रहा है तो वहाँ पे उसे कंफर्मेशन की आवश्यकता होगी, यानी कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा कोई भी दंडादेश दे सकता है। इसे राइट है, कुछ भी ये दंड दे सकता है। लेकिन अगर इसे मृत्यु दंडादेश देना है तो ऐसी दशा में इसे पुष्टि करना आवश्यक होगा। ये पुष्टि किससे कराएगा तो उच्च न्यायालय से कराएगा। पुष्टि की जो धारा यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, धारा बीएनएस की धारा जो है 409 और सीआरपीसी की धारा 368 368 होगी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उच्च न्यायालय कोई भी दंडादेश दे सकता है, सेशन न्यायालय भी कोई दंडादेश दे सकता है, परंतु अगर उसे मृत्यु दंडादेश देना है तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेने की आवश्यकता होगी। कंफर्मेशन कौन सी धारा में लेंगे? अगर सीआरपीसी में जाएंगे तो सिर्फ 368 में जाएंगे, और अगर बीएनएसएस में जाएंगे तो 409 में जाएंगे। गुड। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 30 है। आगे बढ़ते हैं। अगली धारा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है, 23 है। इसके साथ आप सीआरपीसी की धारा 29 पढ़ेंगे। अगर हम 22 या बीएनएसएस पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम 28 पढ़ेंगे। देखिए उसमें भी सेम चीज़ें थी
बस यहाँ पे जो सेकंड BNS CRPC में जो क्लास 3 था, सहायक सेशन न्यायाधीश वाला प्रोविज़न था, उसे हटा दिया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए धारा 27 CRPC में जो हमने 21 बताया था वो CRPC धारा 26 थी, जिसमें अपराधों का विचार बताया सेम था, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या जो अन्य जो प्रथम अनुसूची में बताएगा। तो इसमें 376 ये सब देखिए रेप की धाराएं थी, इसमें भी पीठासीन महिला जज जहाँ पे होगी वहाँ पे किया जाएगा। अन्य विधि में या तो उच्च न्यायालय करेगा या जो प्रथम अनुसूची में है वो किया जाएगा। और जो धारा 27 थी उसे रिपील कर दिया गया CRPC में कि किशोर के मामलों में अधिकार था, ये हटा दिया गया। 22 में BNSS में दंडादेश जो उच्च न्यायालय देंगे और सेशन न्यायाधीश देंगे। और यहाँ पे क्या था कि 28 में ये प्रोविज़न बताया था, हाई कोर्ट और सेशन की जो दंड देने की शक्ति थी वो 28 CRPC में, जिसका क्लास 3 रिपील कर दिया गया। अब आते हैं हम 23 पढ़ते हैं BNSS की धारा। इसके साथ CRPC की धारा पढ़ेंगे 29। इसमें मजिस्ट्रेट की पावर बताई गई कि मजिस्ट्रेट कौन कौन सा दंड दे सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें क्लासेस अगर हम देखें 23 में तो टोटल 3 क्लासेस बताए गए। देखिए पहला क्लास इसमें बताता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि CGM का न्यायालय क्या दंड देगा, ध्यान दीजिएगा, मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादेश के सिवाय, ध्यान दीजिएगा सिवाय, यानी कि इनको छोड़कर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा दंडादेश दे सकेगा। यानी कि जो CGM होगा वो मृत्यु दंडादेश नहीं देगा, आजीवन कारावास नहीं देगा, 7 वर्ष से ज़्यादा का कारावास नहीं देगा, इसके अलावा कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो इसको आप नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पे क्लास 1 दिया गया है। सिंपल सा समझिए कि जो CGM है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ये 7 वर्ष से नीचे का जितना भी दंड है वो दे सकता है, यानी कि 7 वर्ष तक का दंड दे सकता है, 7 वर्ष से ज़्यादा का नहीं देगा, नीचे का कोई भी दंडादेश दे सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक दे सकता है। सेकंड क्लास बताता है, ध्यान दीजिए इसमें सेकंड क्लास बताता है कि प्रथम वर्ग का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 50,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकेगा। क्लास 2 जो है इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, CRPC में जो ये पनिशमेंट था यहाँ में चेंज हुआ। देखिए CRPC में था जो कारावास की सज़ा सेम है, कारावास की सज़ा कितनी थी कि यहाँ पे बताया कि 3 वर्ष तक का प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, ठीक है, ये दोनों सेम था। जो जुर्माना था उसकी राशि चेंज की, यानी कि जो CRPC में जुर्माने की राशि थी वो 10,000 रुपये का था और जुर्माना था। यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 को 50,000 कर दिया गया है, या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा भी ऐड कर दिया गया। तो हम कैसे याद करेंगे, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितना देगा, 3 वर्ष तक का कारावास, ठीक है, जुर्माना 50,000 रुपये से अधिक हो सकता है या सामुदायिक सेवा या जुर्माना, ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्लास हम देखते हैं, तो तीसरा क्लास आता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट देखिए कितना पनिशमेंट दे सकता है, तो 1 वर्ष तक का सबसे पहले वो कारावास दे सकता है। कारावास कितना होगा, 1 वर्ष तक का। जुर्माना जो होगा 10,000 रुपये से अधिक का होगा या दोनों का या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। यानी कि अगर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की बात होगी तो 3 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना या सामुदायिक सेवा, 3 चीज़ें थी। और अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात आएगी तो कारावास कितनी होगी, 1 वर्ष का होगा, जुर्माना कितना होगा, 10,000 रुपये का या सामुदायिक सेवा। तो ये होगी। अब देखिए यहाँ पे एक स्पष्टीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पष्टीकरण है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सामुदायिक सेवा की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो इसको आप रट डालिए अभी का अभी तत्काल रूप से कि धारा 23 के क्लास 3 का स्पष्टीकरण में सामुदायिक सेवा की परिभाषा दी गई। क्या है सामुदायिक सेवा, देखिए सामुदायिक सेवा से कोई ऐसा कार्य विपरीत है जिसको किसी दोषित व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में जो समुदाय के लाभ के लिए हो करने के लिए न्यायालय आदेश करे जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। यानी कि समुदाय के लाभ के लिए कार्य करेगा और उसे कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ये कम्युनिटी सर्विस की डिफिनेशन है। इसमें क्या बताएगा कि बेनिफिट्स द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए काम करेगा और उसे कोई भी जो पारिश्रमिक है वो नहीं दिया जाएगा। ये क्लास 3 का स्पष्टीकरण हो गया। अब अगले सेक्शन पे पढ़ते हैं, 24 पे आते हैं। तो धारा 24 कहती है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। इसके साथ अब धारा 30 ऐड कर लीजिए। CRPC में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम है। देखिए धारा 24 क्या कहती है कि यहाँ पे बताया कि जुर्माना, अब देखिए
एग्जाम्पल समझिए, किसी व्यक्ति के ऊपर दंड मतलब जो जज है उसने उसके ऊपर जुर्माना लगाया, कारावास की सज़ा दिया, मान के चलिए, तो केवल जुर्माना दिया, कारावास जुर्माना दोनों भी हो सकता है दिया, ठीक। अब उसने क्या किया, उसके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया था वो पैसा वो नहीं दिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो वही चीज़ ये धारा बताती है कि हमें क्या करना है। तो आपने बताया कि अगर कोई जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है, यानी कि लेट करता है, नहीं देता है, डिफ़ॉल्ट करता है देने में, तो ऐसी दशा में उसे कारावास का दंड दे देंगे। कैसे कि किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, यानी कि अतिरिक्त कारावास दे सकता है। क्या करेगा कि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक न हो, यानी कि जो धारा 23 में किसी मजिस्ट्रेट शक्ति बनाएंगे, प्रथम वर्ग को कितनी है, 3 साल का कारावास और 50,000 का जुर्माना या सामुदायिक सेवा, और सेकंड क्लास को कितनी पावर थी, 1 वर्ष से अनधिक का कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना या सामुदायिक सेवा, ये था। तो इनकी शक्ति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये निकल के आई। सेकंड आता है कि जो मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, वहाँ उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक की नहीं होगी जिसको मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, ठीक है। यानी कि 1/4 से ज़्यादा नहीं, मुख्य दंडादेश का जो भाग है उससे 1/4 से ज़्यादा नहीं होगा। फिर क्लास 3 देखते हैं, इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा। यानी कि वहाँ पे मान के चलिए मुख्य कारावास 1 साल का है और वहाँ पे जुर्माना जो है 10,000 का, तो 10,000 जुर्माना न देने पे जो कारावास दिया जाएगा वो 1 साल से अतिरिक्त का, यानी कि 1 साल ये होगा, इसके अलावा अतिरिक्त होगा, ठीक है। गुड। अब 25 सेक्शन पे आते हैं। तो 25 कहती है कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषी होने के मामले में दंडादेश, यानी कि अपराध का विचारण एक हुआ, उसमें कई अपराधों के लिए उसे दोषी किया गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए, जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषी किया जाता है, तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा, और न्यायालय अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश साथ साथ या क्रमवर्ती रूप से भुगतने के लिए आदेश दे सकेगा, कि वो तो साथ साथ या क्रमवर्ती, थोड़ा सा प्रिंट यहाँ पे है कि उन्हें एक साथ भुगतने के लिए आदेश दे सकेगा। सेकंड क्लास कहता है दंडादेश के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोषी पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। तो ये 2 क्लासेस क्या बताएं कि अगर एक से एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषित हुआ है, ठीक है, तब न्यायालय क्या करेगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हैं। धारा 9 क्या कहती है, धारा 9 कहती है कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड के बारे में 42 की धारा बताती है कि धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से दंड के लिए उपबंध कर सकता है जो न्यायालय के सक्षम है। तो ऐसे दंडों के लिए कह सकता है कि ये एक साथ भुगते जाएंगे या एक के बाद एक शुरू होंगे। क्रमवर्ती होने की दशा में जो है, ऐसी दशा में संकलित दंड उस दंड से अधिक का नहीं होगा जिसके लिए उसे दोषी किया गया है, और ये न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अब ऐसी दशा में क्या करे, ऊपरी उच्चतर जो न्यायालय है उसके समक्ष विचारण के लिए। परंतु यहाँ पे परंतु इसका इम्पोर्टेंट है 25 का 2 का परंतु एक कहता है कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो CRPC में था वो 20 वर्ष की जगह 14 वर्ष था, अब यहाँ पे 20 वर्ष कर दिए गए कि कुल मिला के जैसे एक साथ कई अपराध हुए थे, मान के चलो 4-5 अपराध हुए थे, वहाँ पे जो टोटल सजा है वो तो ज़्यादा हो रही है। मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तो 3 ही साल की कारावास की सज़ा दे सकता है, और सज़ा जो हो रही है वो तो
टोटल मिला के 10-12 साल की हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इन्होंने बताया कि तो किसी भी दशा में 20 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्लास जो है उसकी शक्ति से, और सेकंड क्लास में है कि संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध में देने के लिए न्यायालय सक्षम है। अब यहाँ पे समझिए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की पावर कितनी, 3 वर्ष की सज़ा, तो यानी कि कुल मिला के वो 6 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता, उसके दुगने से ज़्यादा नहीं, 6 साल तक कर सकता है लेकिन अब 6-7 नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे और जो टोटल होगा वो 20 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होगा। क्लास 3 कहता है कि किसी दोषित व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेश का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। ये हमारी धारा 25 कंप्लीट हो गई। अब आते हैं 26 आते हैं, या फिर सेक्शन देख लीजिए इसको केवल, कि शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग क्या होगा। बस एक बार रीडिंग कर लीजिए इसका, जो आपको याद करने वाली चीज़ें तो सेक्शन है केवल। इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेषतः नाम या उसके पद के आधार पर या पदाधिकारियों के वर्गों का साधारणतया उनके पद या विधानों से सशक्त कर सकेगी। ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जब से वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं 27 पे आते हैं। 27 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको खाली सेक्शन देख लीजिए, इसको एक रीडिंग कर लेते हैं बस। नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ कि सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्ति किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए विनिहित की गई है, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे या न दे चुकी हो उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये नियुक्त अधिकारियों की शक्ति के बारे में ये धारा भी बताती है। तो आपने सेक्शन देख लिया, इसको एक बार रीडिंग कर लिया, बस इसमें बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये धारा बस इतना ही आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे इसमें बहुत कुछ पढ़ने को, लेकिन हमें उन धाराओं पे ज़्यादा फोकस करना, उन पे ज़्यादा एग्जाम्पल क्रिएट करके अच्छे से समझना है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब ऐसे तो बहुत कुछ अगर पढ़ने लगेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो इसलिए हम उन धाराओं पे ज़्यादा फोकस करें जो प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये धाराएँ जो है ये कभी पूछी नहीं गई है, या अगर कभी भविष्य में पूछी जाएँ तो केवल सेक्शन पूछेंगे, इसमें ऐसा विशेष कुछ है भी नहीं पूछने के लिए। अगली धारा पर हम बढ़ते हैं। अगली धारा हमारी आती है 28, शक्तियों का वापस लेना। क्या बताया, यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकेगी जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की है, ठीक है। कौन दिया है शक्तियाँ, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, ये सब वापस ले सकते हैं। किससे लेंगे, तो जो उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं जिनको इन्होंने शक्तियाँ प्रदान की उनसे वापस ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्लास आता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकेगा जिसके द्वारा वे शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब देखिए यहाँ पे CGM हो गया या DM हो गया, इन्होंने जो शक्तियाँ प्रदान की वो वापस ले सकते हैं जिनको, ठीक है। अगली धारा पे आते हैं, 29 पे आते हैं। तो 29 कहती है, इसके साथ CRPC की धारा को 35 है। 29 कहती है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। ये धारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका सेक्शन पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो आप इसको सेक्शन को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा गया न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों का प्रयोग है, सेम हेडिंग उठा के पूछ लिया गया है, तो ये धारा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। अंदर पढ़ते हैं, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी रीडिंग करना ज़रूरी है, पढ़ते हैं। 29 का क्लास 1 कहता है, इसके साथ 35 CRPC अंडरलाइन कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं। तो 29 कहता है क्लास 1, इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन उसके पद उत्तरवर्तियों द्वारा किया जा सकेगा। कौन कौन, या तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा किया जा सकेगा, ये बताया गया कर्तव्य के पालन में। सेकेंड क्लास बताता है कि जब इस धारा में कोई शंका है, डाउट आ रहा है कि पद उत्तरवर्ती कौन होगा, तो ऐसी दशा में सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा, अंडरलाइन करें कैसे, लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। पद उत्तरवर्ती मतलब अब इनके बाद जाने के बाद ये कौन माना जाएगा, तो ये पद उत्तरवर्ती बताया गया है।
माना जाएगा। अब अगर डाउट आ रहा है कि इनका पद उत्तरवर्ती कौन है किसी न्यायालय का, तो ऐसी दशा में जो डिसाइड करेगा वो पावर सेशन न्यायाधीश है, वो लिखित रूप में बता सकेगा कि इस न्यायालय या इस मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश का जो पद उत्तरवर्ती है वो ये होगा। फिर थर्ड क्लास देखते हैं, जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, यानी कि सेशन कोर्ट का अगर डाउट आ रहा है कि कौन सा है, तो वहाँ पे सेशन न्यायाधीश बताएगा। और अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट का डाउट क्रिएट हो रहा है कि मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तो ऐसी दशा में जो इसका जो अवधारण है करेगा वो सीजीएम करेगा या डीएम करेगा। वो भी कैसे करेगा? लिखित आदेश द्वारा ये अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के परिजनों के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। तो धारा 29 हमारी अच्छे से कंप्लीट हो गई। धारा 29 में हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो इसकी हेडिंग हमने अच्छे से समझ ली कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्ती का प्रयोग किया जा सकेगा, चाहे मजिस्ट्रेट हो चाहे सेशन न्यायाधीश, उनके पद उत्तरवर्ती का प्रयोग किया जा सकेगा। न्यायाधीशों की कोर्ट का डाउट आएगा तो ऐसी दशा में न्यायाधीश लिखित रूप में अवधारित करेगा। अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट का आएगा कि कौन सा इसका पद उत्तरवर्ती होगा, तो वहाँ पे सीजीएम या डीएम को पावर है, वो अपना अवधारण कर सकेगा। इस तरह से ये हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद ही हम क्लास यहीं पे रोकते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी धारा देखी? ये चैप्टर नंबर 3 था, 21 से लेकर 29 तक जाता है। इसमें जो सबसे पहला जो हमने सेक्शन देखा था वो 21 था। इसमें था न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचार नहीं होगा। अगर बीएनएस के अधीन अपराध किया गया है तो वहाँ पे जो पावर होगा वो हाई कोर्ट को होगा, सेशन न्यायाधीश होगा, और या जो प्रथम अनुसूची में बताया गया उनको होगा। अगर महिला से संबंधित रेप के मामले हैं तो वहाँ पे कोशिश की जाएगी यथासाध्य ऐसी जगह पे विचारण होगा जहाँ पे महिला जज हैं। उसके बाद हमने अगला सेक्शन देखा 22 देखा, तो वहाँ पे बताया गया था हाई कोर्ट और सेशन न्यायाधीश की पावर बताई गई थी कि ये कौन कौन सा दंड दे सकते हैं, इनके दंडादेश देने की शक्ति बताई थी। तो हमने बताया था उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। अगर सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश है तो ये विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, परंतु अगर इन्होंने मृत्यु दंड दिया है तो इन्हें हाई कोर्ट से पुष्टि की आवश्यकता होगी, ये हमने बताया था। उसके बाद 23 में हमने मजिस्ट्रेट की पावर देखी थी। सीजीएम क्या कर सकता है? 7 वर्ष से अनधिक का कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को सजा देने की जो पावर है वो 3 वर्ष तक है। जुर्माना 50,000 रुपये से अनधिक या सामुदायिक सेवा। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की जो शक्ति है वो 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है या 10,000 रुपये का जुर्माना या सामुदायिक सेवा दे सकता है। क्लास 3 में सामुदायिक सेवा की डिफिनेशन बताई गई कि समुदाय के लाभ के लिए किया जाएगा, जिसमें कोई भी पारिश्रमिक वेतन नहीं दिया जाएगा। 24 में हमने बताया जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास का जो दंडादेश है वो जो मजिस्ट्रेट की 23 में शक्ति दी गई उससे ज़्यादा नहीं होगी, और उसके 1/4 मुख्य दंडादेश का जो है 1/4 ही दिया जाएगा। 25 में हमने देखा एक ही अपराधों में एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषित होने के मामलों में दंडादेश बताया गया। इसके बारे में हमने डीप देखा जाके कि 20 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होगा। उस मजिस्ट्रेट जो न्यायालय है उसकी शक्ति से दुगना नहीं हो सकता है जब कई अपराधों का एक साथ विचारण किया गया है, ऐसी दशा में। 26 में हमने शक्तियां प्रदान करने का ढंग बताया। कौन कर सकता है? राज्य सरकार या उच्च न्यायालय ही अपना आदेश द्वारा नाम पद के हिसाब से शक्तियाँ जो है दे सकता है। फिर नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ 27 में हमने बताया, और 28 में हमने बताया शक्तियों को वापस लेने का। उच्च न्यायालय राज्य सरकार जिनको शक्तियाँ दी उनको वापस ले सकती है। सीजीएम और जिला मजिस्ट्रेट भी शक्तियाँ वापस ले सकता है। 29 में जो हमने बताया तो बताया न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा। अगर सेशन कोर्ट का है तो वहाँ पे सेशन न्यायाधीश पद उत्तरवर्ती डाउट आ रहा है कि कौन सा इसका न्यायालय का पद उत्तरवर्ती होगा तो वो अवधारित कर सकेगा। और अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये भी शंका हो रहा है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किसका पद उत्तरवर्ती होगा, तो ऐसी दशा में सीजीएम या जिला मजिस्ट्रेट अपने लिखित रूप में अवधारित करेगा कि कौन से मजिस्ट्रेट का कौन सा पद उत्तरवर्ती होगा। तो इस तरह से हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। अगला चैप्टर हमारा हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और आपके नॉलेज में वृद्धि भी होगी। थैंक यू सो मच।